next is next topics for the features of constitution is synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. सो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा एक हमारा एलिमेंट है कि जहाँ पे सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट से ज़्यादातर एसोसिएटेड है, while the principle of judicial supremacy is associated with अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है एंड आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन दोनों के बीच में देर आर स्लाइट डिफरेंसेस। कि जो हमारा जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है जो इंडिया में है, वो आपके यूएसए में जो परसिस्ट करता है उससे क्वाइट नैरोवर है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जबकि हमारे यहाँ पे क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये दोनों चीजें जो ऐसी है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। वैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि जो लॉ में बताई गई है उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे सिस्टम को। अब हमारे यहाँ पे क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर फ्रेम की गई है। ठीक है, लॉ बना और उसकी में एक प्रोसीजर मेंशन की गई और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे सिस्टम चलती है। सो अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू इज अ मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके पावर्स के अंदर आता है। तो इंडिया एंड यूएसए के जुडिशियल रिव्यू सिस्टम में एक ये एलिमेंट जो है वो बहुत ही एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या सॉवरेनिटी की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन प्रिंसिपल्स जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड एज वेल एज हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ये दोनों की दोनों इंडिया में एग्जिस्ट करती है, परसिस्ट करती है। अगर आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के जो भी पावर्स है उसमें जुडिशियल कहीं पे भी आपके हस्तक्षेप नहीं करेगी। लॉ मेकिंग का पावर टोटली पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के अंदर आता है। लेकिन समझ लो कि अगर कोई ऐसा चीजें आ जाती है कि जिसमें पार्लियामेंट एक स्टेप अहेड जाके काम करता है, तो वहां पे जैसे अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी है, वैसे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू का एक पावर रखा है, जिसमें वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग ये देखेंगे कि क्या ये लॉ जो बना वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर बना है कि नहीं बना। राइट। अब ये चीज, दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर आप एग्जांपल देखेंगे पिछले कई टाइम पीरियड में, तो एनजेक इज अ पार्ट ऑफ दैट जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे देखा गया कि एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा इंटरफियर करने की ट्राई कर रही है आपके जुडिशियरी में। तो उसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसे क्या बताया गया? बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसलिए इनकॉम्पिटेंट बता दिया गया। सो इन दिस काइंड ऑफ केसेस यहाँ पे आपके जो जुडिशियल रिव्यू है वो मैटर करता है। पार्लियामेंट जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो आपको देखने को मिलती है। सेवेंथ पॉइंट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो जुडिशियली जो एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करी हुई है, उसमें दो एलिमेंट मिलते हैं, इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। ना सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल सिस्टम में सबसे टॉप पे है। ठीक है, उसके नीचे आपकी हाई कोर्ट्स है, उसके नीचे आपकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स आते हैं। अब ये पूरे के पूरी चीजों में एक सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सेंट्रल लॉ, और अगर स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट्स की बात करें तो स्टेट लॉज। तो यहाँ पे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम में प्रिवेल करता है। जबकि यूएसए में क्या होता है? फेडरल जुडिशरी में फेडरल लॉज इंप्लीमेंट होंगे और स्टेट जुडिशरी में स्टेट लॉज इंप्लीमेंट होंगे। फिर स्टेट जुडिशरी में फेडरल लॉज का कोई काम धंधा नहीं है। जबकि यहाँ पे इंडिया में क्या है कि इंडिया के अंदर अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मुद्दा आया है जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बिहेव किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ को फॉलो किया होगा, वही लॉ जो, वही प्रोसीजर जो है आपकी हाई कोर्ट फॉलो करेगी। अब यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में फेडरल स्ट्रक्चर अलग, पूरा स्टेट स्ट्रक्चर अलग। हो सकता है कि दोनों सेम सिचुएशन में दोनों के अलग अलग डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। राइट। तो ये यूएसए में है, यहाँ पे इंडिया में ऐसी चीजें नहीं है।
Supreme Court is a federal court and the highest court of appeal and the guarantor of fundamental right of citizen and the guardian of the constitution. इसे guarantor of fundamental rights क्यों कहा गया है? क्योंकि fundamental rights अगर कहीं पे भी ब्रीच होते हैं तो हम लोग इजीली जा सकते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में विदाउट एनी इंटरफियरेंस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिचुएशन. अगर कल जाके मुझे फोर्सफुली ऐसा कहा जाता है कि भाई आप इस जगह से हट जाओ क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो, तो आप प्रोफेसर बनने के लायक नहीं हो, आप निकल जाओ ओनली बिकॉज ऑफ माई कास्ट, तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 16 में ऐसा कहा गया है कि कभी भी कोई भी जॉब के रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर रेस. इन सब बेसिस पे आप लोग कलर क्रीड या इन सब बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जॉब में. तो मैं डायरेक्टली आपके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ कि भाई इस इंस्टीट्यूट ने मुझे ऐसा कहा, तो जो भी आपके प्रोसीजर बनती होगी वो सुप्रीम कोर्ट अंडरटेक करेगा और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाएगा. सेकेंडली, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जब आप देखो कि अगर आपको पता चल, वो शायद आपके थर्ड कम्युनिटी की जहाँ तक बात आती थी, तो थर्ड कम्युनिटी में आप सबको पता होगा कि पहले उनको सोसाइटी में थोड़ा सा एक अलग नज़रों से देखा जाता था. फिर किसी ने प्लीड किया आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को देखा कि क्या कहा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनको वो राइट्स अपने दिए. उनको भी यहाँ पे जॉब वगैरह में या तो फिर स्टार्टअप वगैरह कुछ करना है, तो उन्होंने उनको यहाँ पे सपोर्ट किया. इसी वे में गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही चीज़ आपके अगर कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे लॉज को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है? नल एंड वाइड कर देती है कि भाई ऐसे लॉज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. सो आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक साथ आपके फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्शन करती है और गार्डियन का काम भी करती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की. एंड हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन इट वेरियस प्रोविजन टू एंश्योर इंडिपेंडेंस एज आप देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, आपको देखने को मिलता है एक चीज़ कि ये चीज़ बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब आई गेस अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, तब आपके रंजन गोगोई जो है वो आपके चीफ जस्टिस थे. और पता चला कि 1 डेढ़ साल बाद उन्होंने उनको राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किया है फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो तब ये मुद्दा बहुत ही उछड़ा था कि आपकी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, आपकी जो ये जो आपके सर्विस कंडीशंस है जजेस की, या उनके जो पावर्स यहाँ पे उनको दिए जाते हैं, तो क्या अगर ये इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, तो क्या इसे हम लोग ऐसा समझे जाए कि ये किसी जज ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स के प्रेशर में आके वो अपना वर्डिक्ट दिया कि भाई अयोध्या राम भूमि जन्मभूमि बनेगा, राइट? तो इस पे बहुत ही ये चर्चा हुई थी. तो ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है हमारी इसके स्टेटमेंट के ऊपर. सेकेंडली, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चार्जेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं या नॉर्मल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर क्या किए जाते हैं? चार्ज किए जाते हैं. सेकेंडली, कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, कि भाई कौन से जज ने कैसा बिहेव किया, कैसा वर्डिक्ट दिया, वो चीज़ आप लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? इसके अलावा मैंने जो आपको बात करी रंजन गोगोई की, दैट इज बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. एक बार वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वो आपके लॉयर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही किसी तरीके की स्टेट सर्विसेज या तो सेंट्रल सर्विसेज में आ सकते हैं. इसके अलावा पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई भी बंदा अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को अनफॉलो करता है या तो कोर्ट के किसी जज या तो वकील के प्रति ऐसे स्टेटमेंट दे देता है जो उनकी मानहानि पे आ सकती है, तो ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर भी यहाँ पे लग सकता है, चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं. एंड सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दोनों के बीच में कोई भी जात का यहाँ पे आपके कन्वर्जन्स नहीं होंगे, दोनों अपने अपने वे में सेपरेटली वर्क करेंगे. सो दिस इज द आपके इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात आ जाती है. उसके बाद वी हैव फंडामेंटल राइट्स, टोटल 6 राइट आपके पार्ट 3 में दिए गए हैं टू द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. कौन से है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से 24. राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ रिलीजन, 25 से 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 30. एंड आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज 32.
ये सारे के सारे छः के छः फंडामेंटल राइट्स, अगर इसमें से कोई भी अगर आपके ब्रीच होते हैं, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो आपके सुप्रीम कोर्ट में। नाउ द फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपके इस टाइप के फंडामेंटल राइट्स को फ्रेम किया गया है। एंड दे ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑन टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। ये क्यों फ्रेम किए गए, ताकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अपने अपने तरीके से वो तानाशाह वाला ऑटोक्रेटिक नेचर ना दर्शाए और सिटीजन्स के राइट को हमेशा से ध्यान में ले। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट बनाया गया है। अब ऐसा क्यों, ये इसलिए बनाया गया है ताकि अगर किसी सिटीजन्स को लगता है कि XYZ लॉ के फ्रेम होने से मेरे फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ है, तो वो इजीली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी जो है याचिका दायर कर सकता है, प्ली कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा पावर उन्हें नहीं दिया होता तो एग्जीक्यूटिव या तो लेजिस्लेचर अपनी मनमानी के हिसाब से काम कर सकते थे। राइट, सो अगेन दिस इज गुड ऑप्शन। इसके अलावा जो लास्ट राइट आपका राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके अंदर आपके कुछ 4-5 रीट्स दी हुई है जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस आपको पता हो तो जो रेट आपके ये मूवी निकला था, दृश्यम करके मूवी निकला था जो फर्स्ट पार्ट वाला, उसमें आपको ये एलिमेंट दिखा होगा हैबियस कॉर्पस का। मतलब कि इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब जो भी बंदा यहाँ पे आपके समझ लो कि कोई गायब है, किसी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और उसके बाद वो गायब है, कुछ दिनों से दिखा नहीं है, तो आप हेबियस कॉर्पस को रेट को दायर करके सुप्रीम कोर्ट में प्ली कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इस बंदे का बॉडी प्रेजेंट करो, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। फिर आपके पुलिस वालों को जमीन खोदनी पड़े या आसमान भी चीरना पड़े, बट उसे हाजिर करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये हैबियस कॉर्पस, ये पावर्स है आपके एज एन पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। राइट, ऐसे ही मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियरी है एंड क्वा वारंटो है। ये सारे के सारे राइट्स क्यों दिए गए हैं कि हमारे किसी राइट को ब्रीच हुआ हो और कहीं पे ऐसा एलिमेंट विंडो रह गया जिसे उसे ब्रेक किया जा सके, तो वो ब्रेकिंग के बाद अगर उसके रिस्टोरेशन की बात आती है, तो वी हैव दिस 5 टाइप ऑफ रिट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, सॉरी गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो कि आपके अमेंडमेंट के थ्रू कर्टेल भी किए जा सकते हैं। अरे नो सॉरी, आपके जो एक्ट है वो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि आपके नेशनल इमरजेंसी में क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। अब ऐसे राइट्स अगर देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी के टाइप ये आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ यही आपके नहीं होते कर्टल। इसके अलावा सारे के सारे राइट्स जो हैं वो कर्टल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भी इस फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता, रिपील नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर फंडा बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी अमेंडमेंट आ गया हो उसके थ्रू आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस राइट को हटा रहे हैं। नो, सेंटर या तो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ पावर्स। राइट, सो दिस इज द फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा आपके 9th पॉइंट है, दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बाबा साहेब आम्बेडकर ने डीपीएसपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, डीपीएसपी को नॉवेल फीचर बताया है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके लिए एक सेपरेटली डेडिकेटेड पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है, यस, इसके अंदर आपको डीपीएसपी को पार्ट 4 में डाला गया है। एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरली इंटेलेक्चुअल। ये ऐसे सारे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो आपके कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली फ्रेम किए गए।
ठीक है, जैसे एक 10-12 का बच्चा जिसे एग्जामिनेशन देनी है, वो गाइड्स का इस्तेमाल करता है, वैसे ही डीपीएसपी यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। वो इसलिए कि जब भी कभी गवर्नमेंट कोई लॉ को प्रिपेयर कर रहा हो, लॉ को फॉर्मुलेट कर रहा हो, तो उस ड्राफ्ट में डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोविजंस लगाए जाए। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी एक ऐसा आपका एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को भी कवर अप कर लेता है, एंड सेंट्रल एंड स्टेट्स की ड्यूटीज को भी कवर अप कर लेता है। और उसमें अगर आप रीसेंट मुद्दे की बात करें, तो उसमें आर्टिकल नंबर 49 में ऐसा कहा गया है कि सेंटर शुड फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, मतलब कि यूसीसी, इंडिया के सिटीजन्स के लिए यूसीसी को फॉर्मुलेट करना एक सेंटर की दायित्व है, ऐसा बताया गया है। ऐसा नहीं बोला कि आपको करना ही है, बोला है कि आप ऐसा कर सकते हैं। राइट, दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट जस्टिफाइबल। मतलब अगर इसका कोई ब्रीच होता है, तो इसके ब्रीच के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। राइट, ये एक कैसे है कि भाई एक गाइड है, अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं करते तो कोई सजा नहीं होने वाली आपको। राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ गाइडलाइंस। सो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि डीपीएसपी इज़ वन ऑफ द नोवेल फीचर्स। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मिनर्वा मिल्स करके एक केस हुआ था 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका इन दोनों के बीच का एक बैलेंस है। राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रेम किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, एंड फंडामेंटल राइट्स आपके फ्रेम होते हैं, डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स आपके स्ट्रेंथन होते हैं, आपके मजबूत होते हैं, सिक्योर होते हैं थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो ये दोनों एक साथ चलते हैं, और इसी के थ्रू आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस हुआ है। So this is the ninth point of DPSP, and this is the 10th, that is your fundamental duty. अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बट 1975 में जब आपके इमरजेंसी लगी, तो उस इमरजेंसी में ऐसा कुछ देखा गया कि हमारी जो ऑपरेशंस है, हमारे जो इंटरनल इमरजेंसी की जहाँ तक बात आती है, तो उस पे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को फ्रेम किया गया। ठीक है, आफ्टर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जिन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी, और उसके बाद जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 1975 से 77 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास ऑन किया। अब इसमें एक कमेटी थी, दैट इज स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी ने ऐसा कहा कि क्यों ना हम इस टाइप के कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करें। अब इसके अकॉर्डिंगली कुछ आपके 10 या ऐसी कुछ 9 या ऐसी कुछ ड्यूटीज ऐड करी गई थी, एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करके आपके यहाँ पे प्रेजेंट करेगी। और ये हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज आपके जितने भी एनसीईआरटीज है, जितनी भी आपकी गुजरात स्टेट की बुक्स है, उसमें आपको फ्रंट या तो सेकंड पेज में मिल जाएगी, जहाँ पे 11 या 12 फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी लगाई गई है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज अगर देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, तो इट्स पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल नंबर 51A, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोलते हैं। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज कैसी है, तो कि भाई ऐसा है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मतलब करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हमारे कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमें हमारे भाईचारे के एक स्पिरिट के साथ हर एक लोगों से आपस में प्यार से सहभागिता से रहना है, हमारे जितना भी रिच कल्चर है, हमारा जो रिच हेरिटेज है, उसको क्या करना है, हमें कंपोजिट करना है, उसे प्रिजर्व करना है, मतलब उसे आगे भी ले जाना है। सो ये सब फंडामेंटल्स ड्यूटी लोगों को ये याद दिलाता है कि अगर आपके कुछ राइट्स हैं, तो साथ ही साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी है। तो दिस गोज हैंड इन हैंड। राइट, एंड अगेन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह नॉन जस्टिफाइबल है। मतलब अगर आप कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करते, तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप इस टाइप के केस नहीं कर सकते कि भाई इस बंदे ने यहाँ पे ये ड्यूटी फॉलो नहीं किया। राइट, सो दिस इज